नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में एक नया नाटक जो कि सिंदूर की होली नामक नाटक हमारे पाठ्यक्रम में है नेट जेआरएफ के, हिंदी नेट जेआरएफ के। तो यह सिंदूर की होली यह नाटक जो है यह एक समस्या नाटक है। और याद रखिए, ऐसे पूछा जाएगा निम्न में से समस्या नाटक कौन सा है, तो फिर एक और द्रोणाचार्य, सिंदूर की होली, आंधा युग, भारत दुर्दशा, ऐसे पर्याय दिए जाएंगे। तो वहाँ सिंदूर की होली यह जो है यह एक समस्या नाटक है, याद रखिए। यह लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है लिखा हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा हुआ यह नाटक है सिंदूर की होली। और इसका प्रकाशन जो है भारती भंडार पुस्तक प्रकाशक, रामघाट बनारस सिटी से यह इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें हम प्राकथन या भूमिका, यानी प्राकथन को ही भूमिका कहा जाता है, या प्राकथन या भूमिका। प्राकथन या भूमिका देखते हैं, भूमिका पात्र वो जो कुछ भी है वो देखते हैं। और ऐसे ही इससे पहले जो भी हमने अंधा युग नाटक लाइन टू लाइन पढ़ाया, और बहुत सारी रचनाएं जैसे कहानी उपन्यास भी कुछ पढ़ाए हुए हैं। इन सभी पाठ्यक्रम जो है निःशुल्क आप इस चैनल से जुड़कर अध्ययन कर सकते हो। तो हमारे चैनल से जुड़कर अध्ययन करने के लिए निःशुल्क तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो प्राकथन हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमज़ोर और शिथिल है, यानी जितना चाहिए उतना नाटक विधा का विकास नहीं हुआ है। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ, यानी एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी नाटकों का विकास हुआ। भारतेंदु काल के नाटकों में लक्ष्मण सिंह, यानी भारतेंदु काल के नाटकों में कौन कौन प्रमुख है? लक्ष्मण सिंह है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है, श्रीनिवास दास भी है, और वृंदावन नारायण चौधरी आदि यह भारतेंदु नाटक के विकास में या भारतेंदु कालीन नाटककार है। इसमें है लक्ष्मी नारायण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, वृंदा बद्री नारायण है, बद्री नारायण चौधरी यह जो है। तो फिर उन सज्जनों ने देश के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के पूरे अंगों को, यानी यह सब कुछ है जो नाटककार भारतेंदु काल के जो नाटककार थे उन्होंने, उनमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लक्ष्मण सिंह है, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, वृंदावन लाल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन यह भी है। इन सभी ने जो उस तत्कालीन समय की धार्मिक, नैतिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर नाटकों को लिखा है अथवा प्रकाश डालने का उनको अवसर ही न रहा। उनके नाटकों के विषय प्राय ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना अत्यावश्यक था। यानी इन सभी भारतेंदु काल के नाटककारों का, या भारतेंदु हो या उनके समय में जो भी नाटककार थे, उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जो कि आम जनता की, जो भी वह जनसाधारण में जनसाधारण का ध्यान नाटकों की ओर आकर्षित हो जाए, वह नाटक की ओर बढ़ने लगे, ऐसे नाटक के विषय थे। इसी धैर्य को रख कर उन्होंने ऐसे नाटक की रचनाएं की जिनके द्वारा हिंदू जनता में स्वाभाविक वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो। यानी ऐसे नाटक लिए, यानी एक उस समय में, तत्कालीन समय में जो भारत जो था वह परतंत्र में था, वहाँ पर ब्रिटिश का राज्य था, अंग्रेज़ों का राज्य था। इसके लिए वह एक भारतवासियों में, जनसाधारण में वीरता का संचार हो, उसमें वीरता का भाव जागृत हो, ऐसे विषय पर नाटक लिखे उन्होंने। धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वेशानुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो। यानी जो भी मांसाहार हो, पाखंड हो, छुआछूत हो, वेशानुराग हो, काम वासना से लिप्त ऐसे विषयों से उनका ध्यान हटकर उन्होंने देशभक्ति की ओर ध्यान मोड़ने के लिए ऐसे विषय पर नाटक लिखे। जो कुछ मौलिक कृतियाँ उस समय से हुई है वे प्राय उपयुक्त धैर्य के साधन अथवा केवल मनोरंजन के निमित्त हुई। यानी जो भी उस समय में रचनाएं लिखी गई है, वह सब रचनाएं जो थी वह
ध्येय के साधन यानी जो भी उपयुक्त वेश्यानुराग, पाखंड, मांसाहार इनसे जो थे उनसे उपयुक्त ध्येय के साधन अथवा केवल मनोरंजन की निर्मित थी, केवल मनोरंजन करने के लिए ही नाटक लिखे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही यानी अनुवाद भी नाटक हो रहे थे, जैसे संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, अंग्रेजी से हिंदी में ऐसे संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के नाटकों का अनुवाद किया गया। यानी भारतेंदु काल में कौन कौन से नाटकों का अनुवाद किया गया, तो वहाँ पर अ, अंग्रे संस्कृत से अंग्रेजी और बंगला के नाटकों का अनुवाद किया गया। भारतेंदु के समय से आज तक नाटक रचना उपयुक्त ढंग से होती रही है। अंग्रेजी नाटकों की छाया यद्यपि उनके समय में ही पड़ने लगी थी, यानी अंग्रेजी नाटकों की छाया जो अंग्रेजी नाटक है वह भारतेंदु काल से ही दिखाई दे रहा था, किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना करना हमारे नाटककारों का आदर्श हो गया, यानी शेक्सपियर के नाटक के आधार पर नाटक लिखना या शेक्सपियर के नाटक लिखने की शैली का अनुकरण करके हिंदी साहित्य के नाटककार भी नाटक लिखने रहे थे, एक वो प्रवृत्ति हो गई। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और ये द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली का अनुकरण करते रहे और आवश्यकतानुसार उनको काट छाँट कर उसका प्रचार करते रहे। संस्कृत शैली की सरक्ष संरक्षा के वाले स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आजकल की जयशंकर प्रसाद की प्रमुख है। यानी संस्कृत नाटक शैली को सुरक्षित रखने के लिए, यानी संस्कृत नाटक शैली जो थी वह संस्कृत नाट्य शैली लुप्त होने के कगार पर थी, उसकी जो संरक्षण करने वाले थे उसको सुरक्षित रखने वाले संस्कृत नाटक शैली को भारतेंदु हरिश्चंद्र और आजकल के आधुनिक में देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद थे। तथापि अंग्रेजी शैली को जैसी उन्नति हुई वैसी संस्कृति नहीं, यानी जिस प्रकार नाटक के विधा में जैसे अंग्रेजी नाटक शैली का विकास हुआ उस प्रकार हिंदी या संस्कृत नाटक शैली का विकास नहीं हुआ, प्रत्युर उसका ह्रास ही होता रहा। जिस समय भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटक पढ़ने लगे थे और हिंदी संसार में शेक्सपियर की आराधना हो चली थी, उसी समय थोरप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। यानी हिंदी साहित्य में शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर या शेक्सपियर के नाटकों की शैली अपनाई गई या शेक्सपियर को नाटक के क्षेत्र में उच्च माना गया, उसी समय में शेक्सपियर का जो काल था वह शेक्सपियर का जो युग था वह युग कहाँ पर समाप्त हो रहा था, तो उनका युग जो था आराधना चली उस यूरोप यानी यूरोप में शेक्सपियर का जो युग था वह समाप्त हो रहा था। सन 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी, यानी इब्सप यानी जो लघु नाटक जो थे वह इब्सप यानी 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दिया, यानी 1875 में इब्सन ने यूरोप में एक नाटक साहित्य में एक नई क्रांति, एक नया बदल करना प्रारंभ कर दिया। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि उसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण हो गया और इसे नए युग का आरंभ हुआ। यानी फिर इब्सन आने के बाद शेक्सपियर का जो भी युग था वह खत्म हुआ और नया इब्सन का युग प्रारंभ हुआ। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। यानी इब्सन जो है वह पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, यानी पुरानी परिपाटी को काल्पनिक मानता था, मिथ्या मानता था और विचार शून्य और मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। इब्सन पुरानी परिपाटी को केवल मनोविदों के लिए काल्पनिक रचनाएं करना जिसका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया। यानी मनोरंजन को, नाटक क्षेत्र में मनोरंजन को बिल्कुल गौण किसने समझा, बिल्कुल वह नाटक का एक मनोरंजन यह नाटक में होना ही नहीं चाहिए, यह किसने समझा, तो इब्सन ने समझा है। याद रखिए,
ये मनोरंजन मनोरंजन को गौण माना है, बहुत ही गौण, यानी उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा माना है। और इन्होंने जीवन की प्राकृतिक जो समस्याएं थी, जीवन की जो वास्तविक समस्या थी, उसको स्थान दिया नाटकों में इब्सन ने। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और वैयक्तिक जीवन और आचरण बड़े ही महत्व का विषय है। यानी इब्सन की धारणा थी, इब्सन का कहना था कि मनुष्य का जो वैयक्तिक वैयक्तिक जीवन है या व्यक्तिमत्व है, वैयक्तिक जीवन और आचरण बड़े ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वैयक्तिक जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। यानी वैयक्तिक जीवन की सुंदरता पर ही समाज की सभ्यता, समाज की उन्नति भी अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह थी कि सबसे शोचनीय और सहंकारक प्रवृत्ति वह है जो प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाली या दबाने वाली हो। उसके बराबर कोई दुख नहीं है, वह तो साक्षात आत्मघात है। व्यक्ति और समाज के पारंपरिक घात और प्रघात में इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। यानी इब्सन ने अपनी जो भी सारी शक्ति थी वह व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए लगा दी है। उन दोनों के द्वंद्वों का चित्रण उनके बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया है। अपने नाटकों द्वारा उसने यूरोपीय साहित्य और समाज की निद्रा भंग कर दी। यानी यूरोप का जो साहित्य और समाज था, उन समाज की निद्रा भंग कर दी इब्सन ने। नाटक रचना शैली, नाटकों के विषय और आदर्शों का उसने रुख ही बदल दिया। यानी नाटक शैली, नाटकों का जो विषय था, नाटकों की रचना थी, उन सभी का उन्होंने रूप ही बदल दिया इब्सन ने। इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी नए नए नाटककार उठ खड़े हुए। यानी इब्सन से देखकर, इब्सन से प्रेरणा लेकर अनेक देशों में ही नाटककार उत्पन्न हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया। नाट्य कला की पुरानी पद्धति, जिसका आदर्श काल्पनिक चित्रण, बनावट, सजावट और एन प्रकारेण केवल मनोरंजन ही था, लोगों को अरुचिकर प्रतीत होने लगी। यानी जो भी मनोरंजनात्मक नाटक थे या एक यौन संबंधी नाटक थे, पुरानी परिपाटी पर आधार पर लिखे हुए काल्पनिक चित्रण करने वाली इन सब नाटकों से लोग जो थे वह मुख मोड़ रहे थे। बनावटी बातचीत, तुकांत वाक्यों की रचना, कृत्रिमता से लोग ऊब उठे। दिनों दिन यह विचार बढ़ने लगा कि नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन होना चाहिए। यानी इब्सन ने यह कहा कि नाटकों का विषय क्या होना चाहिए, सामाजिक जीवन और समस्याओं से विवेचन हो चाहिए, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अतएव जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने और सुलझाने के लिए ही नाटक लिखे जाने लगे। यानी नाटक जो है वह मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए, वह समस्या सुलझाने के लिए वो नाटक लिखने लगे। उसमें वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता की प्रधानता बढ़ने लगी। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, उसी प्रकार नाट्य कला में भी परिवर्तन होने लगा। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, केवल मनोरंजन के लिए नाटक लिख रहे थे, लेकिन अब जो है सामाजिक सुधार के लिए नाटक लिखा जा रहा है, देश क्रांति के लिए नाटक लिखा जा रहा है, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए नाटक लिखा जा रहा है, सामाजिक समस्या छुड़ाने के लिए, सुलझाने के लिए नाटक लिखा जा रहा है। इसलिए सब कुछ इसके साथ नाटक के विषय बदले हैं, तो नाटक लिखने का लक्ष्य बदला है, तो नाटक कला भी बदल गई है। कृत्रिमता, तड़क भड़क, सज धज, चटपटीपन, वांगा आडंबर को छोड़कर लोग स्वाधीनता, सरलता और तत्वानुसंधान की ओर बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए ढंग की नाट्यशालाएं और रंगमंच बनने लगे। यह आंदोलन फ्रांस में अवांतान और रूस में स्टेनिस्कोकी ने जोरों के साथ किया। यानी यह जो नाट्य का आंदोलन था, यह आंदोलन नाटक का, वह फ्रांस में अंतवान और रूस में स्टेनिस्लवस्की ने जोरों के साथ किया। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का उत्थान हुआ। यानी इसी समय में इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का उत्थान हुआ, यानी उसका वह उभर कर आए। उसने भी नैसर्गिक जीवन और ईश्वरीय आशय का तारतम्य समझाने एवं उसका सामंजस्य स्थापित करने का
प्रयत्न किया। उसने नाटकों में भी सामाजिक समस्याओं और सामूहिक अथवा वैयक्तिक प्रश्नों पर सहानुभूतिपूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया। किसने? बर्नार्ड शॉ ने। उनको भी आदि में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उनके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियाँ, जो व्यापार की दृष्टि से ही नाटक करती है, तैयार नहीं थी। यानी केवल एक पैसा कमाने के लिए नाटक करते थे। वह जो मंच था, वह जो लोग थे, वह बर्नार्ड शॉ के नाटक करने से इनकार करते थे। कुछ नाटकों का अभिनय सरकार द्वारा मना कर दिया गया। यानी कुछ नाटक का अभिनय जो है वह सरकार द्वारा मना कर दिया, क्योंकि वह उस समय में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश के खिलाफ यदि नाटक, ब्रिटिश के समस्या पर नाटक है, ब्रिटिश स्वाधीनता स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रांति की विचारधारा से परिपूर्ण नाटक है, तो ऐसे नाटकों पर, ऐसे रचनाओं पर सरकार द्वारा ही प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि वे रुचिपूर्ण उस समझे गए। उनके एक पुराने मित्र आचार्य ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि उसमें नाटक रचना की शक्ति, क्षमता और योग्यता ही नहीं। यानी बर्नार्ड शॉ का एक मित्र था आर्चर। उन्होंने उनको कहा कि तुम में नाटक लिखने की क्षमता एवं शक्ति ही नहीं है और योग्यता ही नहीं, अतएव अधिकार चेष्टा का परित्याग करके उसे और कोई काम करना चाहिए। किंतु वे अपनी टेक पर जमे रहे और धीरे धीरे उनका सिक्का इंग्लैंड में ही नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी जो जम गया, यहाँ तक कि 1926 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल गए। यानी 1926 में बर्नार्ड शॉ को नाटक क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। उनके नाटकों का शिक्षित समुदाय में बड़ा आदर होने लगा और उनके अभिनय करने के लिए समितियाँ और नई नाट्यशालाएँ खुल गई और नाट्यकला की परिपाटी बदलने लगी। यद्यपि गत यूरोपीय महासमर 1914 से 1919 के कारण जनता की रुचि में कुछ परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो गया, किंतु इस पर भी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि का प्रभाव निश्चित समुदाय पर वैसा ही जमा रहा। यानी 1914 से 1919 के बीच में जो प्रथम पहला विश्व युद्ध हुआ था, पाश्चात्य देशों की इस प्रवृत्ति का हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। यूरोपीय ढंग की शिक्षा अथवा गमन और विचार विनिमय की सुगमता के कारण साहित्य में आदान प्रदान और व्यापकता बहुत बढ़ गई है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंग पर यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। नाटक और नाट्यकला उससे बची नहीं रही है। यानी वह यूरोपीय अनुकरण हमने किया, तो उसका यूरोपीय अनुकरण नाट्य साहित्य पर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। नाटक और नाट्यकला उससे बची नहीं, फिर नाटक और नाट्यकला भी उससे बची नहीं यूरोपीय अनुकरण से। नवीन शिक्षा और दीक्षा के कारण शिक्षित समुदाय सत्कर्तक मननशील हो रहा, बुद्धि तत्व का प्राधान्य होता जा रहा है। अतएव उन नाटकों का जिसमें बुद्धि तत्व, नैसर्गिकता, स्वतंत्रता आदि गुणों का समावेश है, उत्तर ग्राह्य और आदरणीय होना अश्वसंभावी है। कपोल कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे कितने ही सुंदर और मनोरंजक क्यों न हो। प्राकृतिक जीवन का मानसिक प्रकाश में अनुसंधान करना और जीवन को तदनुसार नियंत्रण करना ही इस युग का ध्येय हो रहा है। यानी कि नया परिवर्तन लाना। एक मिनट। रूढ़ियों की जंजीरों यानी रूढ़ियों की जंजीरों को, चाहे यानी जो भी रूढ़ी थी, प्रथाएं थी, उनको जंजीरों की हो, चाहे सोने की, चाहे वो जंजीरें थी, चाहे लोहे की हो या सोने की हो, उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य, यानी जो भी रूढ़ी परंपराएं थी, उन सभी के बंधन तोड़ना इंसानों ने सीखा है। फिर भी उस पर धर्म, समाज, जाति पाति की छाप क्यों न हो, फिर भी उसने तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता, नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य रहा। यानी
आधुनिक शिक्षित लोगों का प्रयास रहा। जो भी धार्मिक आडंबर है, बाह्य आडंबर है, अंधश्रद्धा है, जो भी धार्मिक रूढ़ी परंपराएं है जो समाज को घातक है, वह सब कुछ तोड़ने के लिए, वह सब कुछ छोड़ने के लिए, धर्म समाज और इनको त्यागने के लिए साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता नैसर्गिकता की नींव रचना की आधुनिक डालने के लिए जो आधुनिक शिक्षित लोग थे उन्होंने रचना के आधार पर प्रयास किया। प्राकृतिक नैसर्गिक स्वतंत्र और अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यानी नवीन युग का आदर्श क्या है? तो अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति, यानी शिक्षित प्राकृतिक नैसर्गिक, यानी नैसर्गिक जीवन जीना या प्राकृतिक आंचल में, यानी प्राकृतिक नैसर्गिक और स्वतंत्र अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यह आदर्श काल्पनिक नहीं, इसमें प्रकृति को सभ्यता, सत्यता और मानुषिक जीवन की वास्तविक अनुभूति का आधार कोश सचित है। अतएव इसका भविष्य आशामय और मंगलमय प्रतीत होता है। संभव है कि कुछ लोग इस मत को स्वीकार न करें, उनको भयावह और नाशक समझे, उन्हें इसमें अभियंत्रित स्वतंत्रता का तांडव नृत्य दिखाई पड़े, यानी जो उसको विरोध करते हैं नए युग को, तो वह तांडव समझे, उसको वह तांडव दिखाई पड़ता है। किंतु संसार चक्र की गति इसी ओर है, जग नियंत्रता इसी ओर संस्कार को ले जा रहा है। बुद्धि उसका समर्थन कर रही है और प्रकृति उसको उत्तेजना दे रही है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको कौन कह सकता है, किंतु अभी तो उसका मार्ग प्रशस्त और उज्जवल दिखाई दे रहा है। यानी नए नाटक शैली का प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी भी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित है। यानी लक्ष्मी नारायण लाल जो है वह किन किन विचारों के नाटकों से या नाटककारों से प्रभावित है? तो लक्ष्मी नारायण, यह एक समस्या नाटक है, तो इब्सन और बर्नार्ड शॉ इन नाटककारों के विचार से प्रेरित है, भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रवाह करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य की भूमिका में उन्होंने अपने विचार जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिए हैं। यानी सिंदूर की होली नाटक से पहले लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा था? तो मुक्ति का रहस्य था। तो इसमें उन्होंने जोरदार भूमिका लिख दी है। आप कहते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, यानी आप यानी कौन? जो लक्ष्मी नारायण लाल है वह क्या कहते हैं? बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का, यानी बुद्धिवाद चाहे किसी तरह का हो या किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य को हानि न कर सकता। यानी बुद्धिवाद किस प्रकार का भी क्यों ना हो, ये समाज और साहित्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। हिंदी के समालोचकों को लक्ष्य करके आप लिखते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण लाल किसको लक्ष्य करके लिखते हैं? तो हिंदी की समालोचनाकारों को लक्ष्य करके लिखते हैं। इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह खोजने लगते हैं कि इन चीज़ों में लोक हित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है। यानी यह इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह खोजने लगते हैं, समालोचक यह खोजने लगते हैं कि चीज़ों में लोग का हित, उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ तक, किस रूप में हुई, यानी लोगों के हित की। किंतु इन बातों से कला का संबंध, कलाकार इस तरह का उपदेश तो नहीं है। यानी ऐसे जो कथन है, ऐसे जो वाक्य है, यह जो तर्क और स्थापना के इसमें पूछे जा सकते हैं। इन बातों से कला का संबंध, कलाकार इस तरह का उपदेश तो नहीं। वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसके निजी प्रयोग की बातें होती है। क्या होना चाहिए, क्या न होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता। यहाँ तो जो है कला अत्यंत सहानुभूति है, जिसकी एक एक नज़र में कल्याण की दुनिया बरसती चलती है। इसलिए जिंदगी की कोई भी संकीर्ण परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई भी निश्चय कसौटी साहित्य और कला की
कोई भी प्रभावशालिनी व्याख्या आंख बंद कर कर स्वीकार कर लेना यही नहीं कि व्यक्तित्व विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक भी हो सकता है। यानी आंखें बंद करके साहित्य और कला को प्रभावशाली व्याख्या करना या आंखें बंद करके साहित्य और कला की व्याख्या करना, यह जो है व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकती है। तत्वतः ये बातें ठीक है, किंतु इनको व्यावहारिक बनाने में अनेक उलझने और कठिनाइयाँ हैं। युवक मिश्र जो भी उनको अनुभव करते हैं, जैसा कि उनकी उपर्युक्त भूमिका से प्रतीत होता है, इन समस्याओं का हल करना सरल काम नहीं, अतएव कोई आश्चर्य नहीं है नहीं कि भविष्य के निहार में आक्रांत है। मिश्र जी के नाटकों में न तो अनेक पात्र है, न गाने या कविता की सामग्री और न अनावश्यक दृश्यों की परिवर्तन। यानी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में क्या क्या है, तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में जो है उनके नाटकों में ज़्यादा पात्र भी नहीं है, यानी पात्रों की संख्या सीमित है। उसमें कोई गीत नहीं है, कविता पाठ नहीं है, यानी कोई कविता की पंक्ति नहीं है, कोई गीत नहीं है, पाठ की सामग्री और न आवश्यक दृश्य, यानी ज़्यादा दृश्य भी नहीं है। परिवर्तन उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं कि उसमें विभिन्न देश काल व्यवस्थाओं और घटनाओं की विनम्रतामयी भर्ती हो, यानी ज़्यादा नाटक के दृश्य भी नहीं है, ज़्यादा विस्तार भी नहीं है, विभिन्न देशों या विभिन्न कालों का भी वर्णन नहीं है। आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूल इसमें गिने चुने आवश्यक पात्र, यानी आधुनिक जो यूरोपीय नाटक शैली थी उसके आधार पर ये गिने चुने पात्र और गिने चुने दृश्य है, और व्यापार भी सुसंगत और सुनियंत्रित है। आपके कुछ शुरू के नाटकों में कहीं कुछ अनावश्यक बातों और विस्तार का दोष आ गया था, किंतु अब धीरे धीरे जा चुका है। उपर्युक्त विशेषताएं प्रस्तुत नाटक सिंदूर की होली में भी है, यानी जो भी यह विशेषताएं थी, पाठकों की संख्या, सीमित पात्र की संख्या, सीमित संवाद, उसमें गीत कोई कविता नहीं है, तो यह जो है सिंदूर की होली नाटक में भी यह विशेषताएं है। इसमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक ही है, यानी यह नाटक में घटना स्थल जो है एक ही है। वह कौन सा है, नाटक पढ़ते समय देखेंगे। इनके पात्र भी 5 है, यानी इस सिंदूर की होली नाटक में केवल कितने पात्र है, तो 5 ही पात्र है, याद रखिए। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व, यानी प्रत्येक पात्र का अपना अपना अलग व्यक्तित्व है। प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है। प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया, यानी प्रत्येक पात्र अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। सब कुछ पात्र जो है एक वैयक्तिक आधार पर है, खुद के एक अलग अलग शैली पे। यहाँ तक कि मुरारी लाल का भी चित्रण सहानुभूति शून्य नहीं। मनोरमा और चंद्रकला दोनों शिक्षित स्त्रियां हैं, यानी इस नाटक की जो स्त्रियां हैं मनोरमा और चंद्रकला, यह जो है इस नाटक की शिक्षित स्त्रियां हैं। उनमें कोमलता, सहिष्णुता और उच्च आदर्श का अद्भुत सम्मिश्रण है। दोनों में अनुराग और त्याग का चमत्कार है। चंद्रकला ने प्रेम का जो आदर्श रखा है वह पौराणिक चित्रों से कम नहीं है। मनोरमा ने दूसरा आदर्श खड़ा करने का प्रयत्न किया, किंतु मनोज शंकर ऐसी विक्षिप्त दशा में था कि वह उससे संयोग न कर सका। दोनों चित्रों का सूक्ष्म भेद नाटक रचयिता ने चंद्रकला के द्वारा कहलवाया दिया है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी आरंभ से मानसिक हो गई। यानी यह चंद्रकला का कथन है, इस नाटक में हम पढ़ेंगे। तो वहाँ फिर भी यह याद रखिए भूमिका से है, तो यहाँ से पूछा जाएगा तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक रही है, मानसिक हो गई है। यह चंद्रकला का कथन है सिंदूर की होली नाटक का। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोज शंकर का, और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप और विचार पूर्वक है। यानी पहले अंक में, दूसरे अंक में कौन किस किस का वार्तालाप है, मनोरमा और मनोज शंकर का। दूसरे अंक में इन दोनों का ही संवाद है, और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप है।
मिश्र जी का प्रयत्न सर्वथा सराहनीय है। उनका यह प्रस्तुत नाटक कलागत प्रौढ़ता और विवेक का द्योतक है। संभव है विशेष छानबीन करने पर किंचित दोष भी देख पड़ने, लेकिन इससे तो एका ही दो एको ही दोषो गुण समीपाते निम्न तेजितो किरणे पिबांश, और इसलिए उनकी यानी एक भी दोष नहीं मिलता, इसलिए उनकी रचनाएं आदरणीय है। नाटक साहित्य में वह युग प्रवर्तन करना चाहते, यानी नाटक साहित्य में जो है वह युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अंततः हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी संसार भी उनकी कृतियों का आदर करेगा, उनके उत्साह को बढ़ाकर उनको अपने आदर्श की प्राप्ति में और हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि में सहायता करेगा। यानी यह जो इस नाटक का प्राकथन या भूमिका है वह किसने लिखी हुई है, तो यह जो भूमिका थी राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखी हुई इसकी भूमिका है। यानी सिंदूर की होली नाटक की भूमिका या प्राकथन किसने लिखा है, तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। और यह जो है यह 20 अप्रैल 1634 में लिखा हुआ है और यह प्रयाग विश्वविद्यालय के थे। यहाँ पर सिंदूर की होली नाटक में जो पात्र है वह पात्र देते हैं। इस नाटक के पात्र है एक मिनट, इस नाटक के पात्र हैं वह किसका किससे कौन सा संबंध है यह हम नाटक पढ़ते समय देखेंगे। फिलहाल पात्रों का परिचय। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली और भगवंत सिंह, हरनंद, चंद्रकला और मनोरमा। यानी नाटक में नाटक में केवल भूमिका में उल्लेख किया है कि डॉक्टर और कुछ और, यानी नाटक भूमिका में कहा गया है, प्राकथन में कहा गया है कि नाटक में केवल 5 पात्र है। तो देखते हैं इसमें कितने पात्र है। अभी देखो, रजनीकांत यह 1 हुआ, मनोज शंकर 2 हुआ, मुरारी लाल 3 और माहिर अली जो है वह 4 हुआ, और यह 5 भगवत सिंह, यह 6 हरनंदन और चंद्रकला 7 और ये मनोरमा 8 और डॉक्टर और कुछ अन्य कहा जाए तो इसमें जो है 5 ही मुख्य पात्र है और अन्य जो पात्र है वह गौण पात्र हो सकते हैं। यह देखिए, यह तस्वीर देखिए, एनटी आजकल कुछ भी पूछ रहा है देखेगा, यह तस्वीर दे देगा आपको स्क्रीन पर, देखेगा कि यह निम्न में से यह किस नाटककार का या किस साहित्यकार का चित्र है, पहचानिए। नीचे नाम दिए जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल। तो यह पहचानिए, याद रखिए, यह चेहरा देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है यह सिंदूर की होली। तो यहाँ से नाटक प्रारंभ होता है। पहला दृश्य प्रारंभ होता है। बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है, यानी बारिश के दिन है। बारिश के दिन में एक पहर दिन आ चुका है, यानी एक पहर दिन आ चुका है, रात ढल चुकी है, दिन ऊपर आ गया है और बारिश के दिन है। आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसी कारण जो है ऐसे पता चलता है कि अभी सवेरा हुआ है, अभी सुबह हो गई है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगले में सामने की ओर एक बड़ा कमरा है। यानी यह जो पहले अंक का जो दृश्य है वह दृश्य कहाँ का है, तो डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला है। यहाँ का डिप्टी कलेक्टर साहब का नाम क्या है, मुरारी लाल है, और उसके बंगले का दृश्य है पहले अंक में, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लाए हुए सामने की ओर 4 दस्तावेज है। यानी अंग्रेजी ढंग के या अंग्रेजी संस्कृति से लाए हुए 4 एक दूसरे से लाए हुए दस्तावेज एक दूसरे से सामने मुख करके रखे हुए हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी मेज के चारों ओर लकड़ी, यानी वह कमरे की सभी वो उस बंगले की जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों के दरवाजे खुले हैं और कमरे के एक बीच में एक बड़ी सी मेज रखी हुई है, टेबल रखा हुआ है, उसके चारों ओर जो है वह लकड़ी की कुर्सियाँ रखी हुई है। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार एक तश्तरी में
पान, इलायची और उसके पास ही गोल्ड फ्लैश सिगरेट का ही एक डिब्बा हुआ है। यानी उस टेबल पर क्या रखा हुआ है, मेज पर क्या रखा हुआ है, तो मेज पर जो है एक अंग्रेजी अखबार रखा रखा हुआ है और उसमें तश्तरी में पान है। तश्तरी यानी जो पान रखने का जो पीतल का रहता था, उसमें पान रखा हुआ है, पान के साथ इलायची है और जो भी खाने का साधन है, और उसके साथ जो गोल्ड फ्लैश सिगरेट होती है वह एक है। इसका डिब्बा डिब्बा लिखा हुआ है, सिगरेट नहीं है, डिब्बा है। फिर दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर की दीवाल में दो अलमारियां है जिसमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी, यानी एक और जो है वह दीवार में अलमारियां है और उस अलमारी में मोटी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई है। मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हुई है। किसी की जिल्द उखड़ गई है तो किसी जिल्द का कपड़ा सड़ गया, यानी पुरानी किताबें हैं। किसी का कवर फट चुका है तो कोई फटने के कगार पर है। और गंदी दफी देख पड़ती है, यानी वह गंदे देखने को पड़ते हैं। कमरे के सामने मेहराबदार गोसवारा है जिसके अ, खंबा का सीमेंट नहीं कहीं उखड़ गया है और भी ईंटें देख पड़ी है, यानी जो वह भी जो प्लास्टर है वह निकल गया है। गोसवारे में दीवार के किनारे बांस की दो कुर्सियां रखी हुई, यानी गौशाले में, यानी कहा जाए तो उस बरामदा कहेंगे हम उसको, तो वहाँ पर दो बांस की कुर्सियां रखी हुई है। दो कुर्सियां रखी है गोसवारे के दोनों ओर दो गोल कमरे, यानी गोसवारा इसको हम बरामदा कहेंगे, चाहे तो आंगन कहेंगे, आंगन ही कहेंगे। तो उसके दोनों ओर दो कमरे हैं जिनके एक एक दरवाजे गोसवारे के ओर, यानी आंगन में खुलते हैं। जैसे कहा जाए तो ये आंगन है, ये ऐसा ये इधर का एक कमरा है ऐसा, इसका भी दरवाज़ा इधर आंगन की ओर जाता है, और ये भी ऐसा एक कमरा है और इसका भी दरवाज़ा आंगन की ओर जाता है। और मेन जो बंगला है यह इधर ऐसा, मेन जो बंगला है इधर होगा ये ऐसा, और इसके अंदर बड़े बड़े कमरे होंगे, फिर वो जो मेज है वो सब कुछ होगा। तो ऐसा माहिर अली मेज पर ही चीज़ें इधर उधर करता है, यानी माहिर अली जो है, एक मिनट, हाँ, बड़े कमरे के बंगले के भीतर भाग जाने की, नहीं, कहाँ तक थे हम, हाँ, गोसवारे के दोनों ओर गोल कमरे हैं जिनके एक एक दरवाजे गोसवारे की ओर, एक पीछे की ओर, और बड़े कमरे में खुलते हैं। यानी कहा जाए तो मैं फिर से उस चित्र निकालता हूँ। ये एक मिनट, कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। यह जो है समझो ये बरामदा है या आंगन है, जैसे नाटक में कहा जाए तो यहाँ पर एक बंगला, यहाँ पर एक कमरा है और यहाँ पर एक कमरा है, नहीं, ये थोड़ा गलत हुआ, फिर से ये समझो ये आंगन है, ऐसा आंगन, और यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर एक कमरा है, और इधर का इतना बड़ा बंगला है। इसकी जो ये दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा इस आंगन की ओर खुलता है, इस आंगन की ओर, और एक दरवाज़ा जो है यहाँ से इस बड़े कमरे में, यानी बंगले की ओर भी खुलता है। इस प्रकार की उस आंगन की तथा इसकी बड़े कमरे की रचना की गई हुई है। मुरारी लाल का मुंशी महिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है, यानी मुरारी लाल का मुंशी कौन है, तो मुरारी लाल का मुंशी जो है वह माहिर अली है। माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी है और वह बाहर से अंदर जाता है, प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर की चीज़ें इधर उधर करता है, यानी माहिर अली जो है मेज की चीज़ें इधर उधर करता है। अपने अंगोछे से कुर्सियों को इधर उधर हटाकर मांडता, और ये समझ में नहीं आ रहा, ये पुरानी टाइपराइटर की ये थी, तो ये क्या था, ये झाड़ता है, यानी अपने अंगूठे से कुर्सियाँ झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर, यानी वो कुर्सियाँ साफ कर कर उसी जगह पर रख देता है, और फिर भीतर मुरारी लाल का प्रवेश होता है। यानी फिर भीतर जो है मुरारी लाल का प्रवेश इस कमरे में मेज के पास होता है। फिर मुरारी लाल क्या कहते हैं, कहाँ चले गए थे जी, 9:30 हो रहा है आज। यानी वह मुरारी लाल अपने जो नौकर है माहिर अली,
उसको कहता है कि कहाँ चले गए थे, 9:30 बज रहे हैं आप, 9:30 यानी 9:30। 1 मिनट रुकिए आप। 9:30 हो रहे हैं, मुकदमे अधिक है, घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं। यानी वह मुरारी लाल माहिर अली को कहता है कि 9:30 बजे है, बट बहुत देर हो गई, आज आज जो है काफ़ी ज़्यादा मुकदमे हैं, काफ़ी ज़्यादा केस है और घंटे भर बाद मुझे निकलना है और तुम्हें आने में देर हो गई। फिर आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट चलाकर पी पीने लगता है। यानी फिर मुरारी लाल जो है ऐसे आराम के साथ कुर्सी पर बैठते हैं और वो एक सिगरेट पीने लगते हैं, जो गोल्ड फ्लैश सिगरेट का जो बॉक्स है उसमें से। फिर माहिर अली कहता है, आए थे उनके भतीजे। यानी माहिर अली क्या कहता है कि आए थे उनके भतीजे। फिर मुरारी लाल, किसके भतीजे? यानी कहने का मतलब है कि माहिर अली का आए थे उनके भतीजे, इसलिए मुझे देर हुई। फिर वह मुरारी लाल कहता है कि किसका भतीजा आया था, किसके भतीजे आए थे? माहिर अली, राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील है, वही जो बातें हुई थी परसों। यानी माहिर अली कहते हैं रा, राय साहेब भगवंत सिंह के भतीजे, यानी राय साहेब भगवंत सिंह के भतीजे आए थे, तो परसों उन्हीं की बात हुई थी, इसलिए मुझे भी आने में देर हुई। फिर मुरारी लाल उत्साह से कहते हैं, अच्छा, सिर पर हाथ रखकर, आजकल बातें याद नहीं रहती। यानी वहाँ अच्छा सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, ऐसे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि अच्छा, आजकल तो बातें मुझे याद ही नहीं रहती। हाँ तो क्या है हाँ तो क्या तेरा, हाँ, मनोज के विलायत जाने का खर्च इससे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। यानी मुरारी लाल कहता है कि मनोज का जो है विलायत जाने का या विदेश जाने का जो भी खर्चा है, तो तुम इसी से वसूल कर लो। माहिर अली कहता है, तो वहाँ तैयार भी है, लेकिन एक बात, यानी वहाँ तो तैयार है लेकिन वह एक बात है। वो एक बात क्या है? मुरारी लाल कहते हैं, वो क्या है, क्या बात क्या है, यानी वो एक बात क्या है? माहिर अली कहता है, पट्टीदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसको जिसको 17-18 साल के करीब थी, उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था, एक ही खानदान और एक ही खून। यानी वह माहिर अली कहता है कि वह पट्टीदारी का झगड़ा हुआ है, यानी जो भी पट्टीदारी थे उनके उनके बीच में झगड़ा हुआ है। और जो मनोज जो है वह उस दिन, यानी जो भतीजा जो थे वह उस दिन वो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी जो उम्र थी, वह उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 17 या 18 साल थी, 18 साल के करीब थी, और उनका पिता मर गया था उस लड़के का। और अभी साल भर हो रहा है कि उसके चाचा ने या उसको कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब जो थे, यानी राय साहब का भतीजा था, उस भतीजे को ज़मीन वह हड़प रहा है। बेचारा उस दिन रोते रोते लग रहा था, एक ही खानदान, यानी वो चाचा जो है, यानी यानी राय साहब का भतीजा और उस लड़के का चाचा राय साहब जो है उसकी ज़मीन हड़प लेना चाहते हैं, यानी एक ही घर के हैं, एक ही खानदान के हैं। फिर मुरारी लाल कहता है, अच्छा, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? फिर मुरारी लाल कहता है कि इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ, भगवंत बड़ा जालिम है, लाखों रुपया रैयत को लूट कर जमा कर लिए है। अभी तक अभी तक अनरेरी मजिस्ट्रेट था, इस साल राय साहब भी हो गया है। उधर का सारा इलाका उसके रोब में है, जो चाहे कर लेगा। तो फिर मैं क्यों न कुछ उसकी ओर देखने लगता है, यानी वह देखने लगता है, यानी देखने लगता है। यानी मुरारी लाल कहता है कि इतने दिन जो तो राय साहब था वह के रैयत को लूटता था, लेकिन अब जो है वह राय साहब हो चुका है, राय साहब का किताब मिला है, तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, पैसों के आधार पर वह लूट लेगा। फिर उसकी ओर देख लेता है। फिर माहिर अली कहता है, वह तो राजी है देने को, इस 1000 लेकर तो 10,000 लेकर तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी। यानी वह माहिर अली कहता है, जो राय साहब को वो ज़मीन देने के लिए तैयार है 10,000 रुपये लेकर, लेकिन उसमें उस लड़के की जान मारी जाएगी। हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान
मरवा डालेगा, यानी हुजूर को खुश करने के बाद उसके भतीजे की जान वो लेगा। पुलिस उसकी राय की ही है। इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही, इसलिए यानी राय साहब के दबाव में पुलिस भी उसके ही इशारे पर चलती है और आपका फैसला सुनकर वह उस लड़के की जान निकल जाएगी। फिर मुरारीलाल कहता है, हाँ क्या क्या इसलिए, फिर वो क्या इसलिए, इस पर क्या करना चाहिए? माहिर अली, हुजूर मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है। यानी माहिर अली कहता है कि उस बदकिस्मत लड़के पर मुझे रहम आ रहा है, यानी दया आ रही है। मुरारीलाल, लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है? यानी मुरारीलाल कहता है कि इसमें क्या हो सकता है? फिर माहिर अली कहता है, उसने तो हुजूर जो कुछ करेंगे मान जाएगा ही। राय साहब को भी दबाकर सुलह करा दीजिए। यानी वह माहिर अली कहता है कि जो जो भी वह अंतिमतः, एक मिनट, उसने तो जो हुजूर उसने तो हुजूर जो कुछ कहे माने, यानी जो कुछ आपने कहा वह तो मान जाएगा, लेकिन आप क्या कीजिए, राय साहब को भी दबाकर सुलह यानी कुछ समझौता निकाल दीजिए। मुरारीलाल कुछ विरक्त होकर कहते हैं, अच्छा देखा जाएगा, मनोरंजन को रुपया तो मिल गया होगा अब तक। यानी वह मुरारीलाल कहता है, मुरारीलाल यानी वकील है वह, तो वह कहता है कलेक्टर भी है और वकील भी है, कलेक्टर ही है। तो वह कहता है कि कुछ तो देखा जाएगा, लेकिन मनोज मनोज को रुपए मिले होंगे, पैसे। माहिर अली, मिल गया होगा या आज मिल जाएगा? अरे माहिर अली कहता है कि मिल गया होगा या अब मिल जाएंगे। फिर मुरारीलाल कहते हैं, देखना कहीं उसे मालूम न हो जाए, यानी देखना उसे कहीं मालूम न हो जाए यह बीच की बातें रुपए लेने देने की। माहिर अली, किसे सरकार? यानी माहिर अली कहता है किसे सरकार? फिर मुरारीलाल, मनोज शंकर को, यानी मनोज शंकर को रुपए देने की बात पता नहीं चलनी चाहिए। वह माहिर अली कहता है मुरारीलाल को, वह बात केवल तुम ही जानते हो। यानी मुरारीलाल कहता है कि माहिर अली, वह बात केवल तुम ही जानते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं, उनमें भी तो मैं ही हूँ? यानी वो कहते कि आप बार बार ऐसा क्यों कहते हो, उनमें भी मैं ही हूँ। मुरारीलाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी, यानी ये याद रखिए, मनोज यदि जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरे ही वजह से आत्महत्या की थी, तो मनोज को बुरा लगेगा। और फिर वह चुप हो जाते हैं, जैसे कि गहरी चिंता में पड़ जाते। फिर वो चिंता में पड़ जाते। 10 वर्ष का समय निकल गया, यानी उसके पिता को मरकर 10 साल हो गए मनोज के पिता को। यानी उस जो भतीजा आया था, राय साहब का जो भतीजा आया था, राय साहब के भतीजे का नाम क्या है? मनोज है। तो और मनोज के पिता की हत्या किसके कारण हुई थी? इस कलेक्टर के कारण ही, मुरारीलाल के कारण ही हुई थी। और उसको 10 वर्ष का समय निकल चुका है। अभी तक तो बात छुपी हुई है, यानी अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पोत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। कुर्सी पर झुककर गहरी सांस खींचने लगता है। यानी मुरारीलाल जो है वह कहता है कि आप 10 साल तक तो वह बात किसी से पता नहीं, उसके पिता ने आत्महत्या मेरे कारण की थी, लेकिन आप पता चली तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ऐसा कहकर वह कुर्सी पर झुक जाते हैं और गहरी सांस लेते। 1 मिनट, कैसा है, हमारे यहाँ धूप ज़्यादा है और पसीना बहुत आ रहा है, तो इसीलिए वह कुछ रुकना पड़ रहा है। फिर माहिर अली क्या रूखे स्वर में कहते हैं, हुजूर अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे। यानी मुझको यदि सुबह करते हो, मुझको यदि तुम मानते हो, तो मुझको जवाब दे कि उनका पिता क्यों आपके वजह से मर गया है। मनोज का मुरारीलाल एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए, यानी एकाएक कुर्सी से उठते हैं और माहिर अली का हाथ पकड़ते हैं। मैं तुम पर सुबह करूँगा, तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती है। यानी वह कहता है कि मैं तुझ पर, मुरारीलाल कहता है कि मैं तुझ पर सुबह करूँगा, लेकिन कभी कभी तबीयत बिगड़ जाती है तो ऐसी बातें मुँह से निकल जाती है। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। यानी वह मुरारीलाल कहता है माहिर अली को, कि कहता है कि मुझे तुमको और मनोज को दोनों को यदि प्रसन्न करना हो तो मेरा बिगड़ जाए,
मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, तुम यदि सुख शांति से रहते हो तो। हाँ, ज़रा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे ही डाक में कोई ज़रूरी पत्र तो नहीं है। यानी वह कहते हैं, मुरारीलाल, चंद्रकला से जाकर पूछो अंदर जाके कि सुबह से कोई डाक में कोई पत्र आया है क्या पोस्ट से। आजकल तो पोस्ट डाक ये तो बंद ही हो गए हैं। फिर माहिर अली का प्रस्थान। मुरारीलाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगते हैं। माहिर अली जो है आते हैं, प्रस्थान यानी जाते हैं चंद्रकला के उधर, और फिर मुरारीलाल उधर कमरे में बेचैन होकर घूमने लगते हैं। मुरारीलाल की आस्था इस समय प्राय 40 वर्ष की है। यानी मुरारीलाल की उम्र कितनी है? जो 40 वर्ष की मुरारीलाल की उम्र है। गोरा और स्वस्थ है, यानी मुरारीलाल गोरा है, स्वस्थ है। शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती है, और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूमे हुए, यानी सब कुछ पीछे की ओर घूमे हुए बाल है मुरारीलाल के, और वह गोरा है, स्वस्थ है, और 40 वर्ष की उम्र है। दाढ़ी मूछ बनी हुई है, कमीज चौड़ी, मुहरी का पाजामा और पंजाबी जूता पहने हैं। इस वेश में मुरारीलाल पूर्ण युवा मालूम होते हैं, यानी पूर्ण युवा मालूम होते हैं। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश, यानी चंद्रकला और माहिर अली आते हैं मुरारीलाल के पास। चंद्रकला मुरारीलाल की लड़की है, यानी चंद्रकला कौन है? चंद्रकला जो है वह मुरारीलाल की लड़की है। चंद्रकला मुरारीलाल की लड़की है, इसकी लड़की है मुरारीलाल की चंद्रकला। यूँ तो चंद्रकला ही अवस्था 20 वर्ष, यानी चंद्रकला की उम्र कितनी है? तो चंद्रकला की उम्र जो है वह 20 वर्ष है, और मुरारीलाल जो है उसका पिता है चंद्रकला का, और 20 वर्ष इसकी उम्र है। मुरारीलाल की लड़की है। यूँ तो चंद्रकला की अवस्था कितनी है? यानी 20 वर्ष की है वह, हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है। यानी उसकी उम्र 20 वर्ष हुई है चंद्रकला की, फिर भी उसके अंदर एक सहजता है, नैसर्गिक एक, यानी कहा जाए तो एक लड़कपन है, बालपन है उसके अंदर। यानी शरीर से बड़े और दिमाग से कम बच्चे होते हैं, उसी प्रकार जो उसकी सुंदरता और भी लुभाती, यानी जो उसकी सरलता है उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देती है। वह हल्के हल्के हरे रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं, यानी एक हल्के हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है, जिसके आंचल और किनारों पर जरी का काम बना हुआ है, यानी जो जिसके आंचल और जो नकी होती है, यानी कहा जाए तो वो बॉर्डर बॉर्डर पर एक जरी का काम बनाया हुआ है, जो ऐसे बुन काम कहते हैं। फिर मुरारीलाल माहिर अली की ओर देखकर, फिर मुरारीलाल माहिर अली की ओर देखता है। बाहर जाओ, शायद आ रहे हो। यानी मुरारीलाल जो है माहिर अली को कहता है कि बाहर जाओ, शायद आ रहे हो। माहिर अली का प्रस्थान। फिर माहिर अली जाता है चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते हुए, यानी चंद्रकला की ओर माहिर अली जो है यानी माहिर अली नहीं, मुरारीलाल चंद्रकला की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? यानी वह माहिर अली अपनी बेटी से कहता है चंद्रकला से, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई, यानी चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई कहती है कि नहीं तो, यानी नहीं तो मेरी तो तबीयत अच्छी है। यानी फिर मुरारीलाल कुर्सी पर बैठते हुए, नहीं क्यों, तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र एकटक उसकी ओर देखने लगता है, यानी मुरारीलाल कहता है कि तुम उदास हो रही हो, ऐसे लगता है कि कोई पत्र आ रहा हो डाक से। एकाएक उसकी नज़र एकटक वह अपनी बेटी चंद्रकला की ओर देखने लगता है। चंद्रकला कुछ सहम कर लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उभड़ गई थी। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे, धरती की ओर देखने लगी। यानी चंद्रकला कहती कि लखनऊ से खबर आई थी, उनकी बीमारी फिर से बढ़ने लगी थी, और किसी एक दिन जो थे वह 2 घंटे बेशुद्ध हो गए थे, मूर्छा गए थे, और वो ऐसे कहकर धरती की तर्ज ज़मीन की ओर देखने लगती है। मुरारीलाल कहता है, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यानी मुरारीलाल क्या कहता है कि मनोज जो है स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है, यह अवस्था ही ऐसी होती है, पिछले बार गया था। यानी वह मुरारीलाल कहता है कि मनोज जो है अपनी बीमारी जो है खुद बढ़ा रहा है, और वह पिछले बार मैं गया था, नियम से नहीं। एक मिनट।
नियम से नहीं भोजन करता करता है और न नियम से सोता है। ना ही नियम से भोजन करता है और ना ही नियम से सोता है। यानी वह क्यों जो कुछ भी है वह समय सारणी के अनुसार नहीं करता है। जैसे सुबह का खाना 9 बजे के बीच में खाना चाहिए तो वह नहीं खाता, केवल 12 बजे ही खाता है। जैसे कहा जाए तो आप भी पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हो, जो भी अपनी शारीरिक योग्यताएँ हैं या शारीरिक जो भी भोजन हो, नहाना हो, उठना-बैठना, घूमना या व्यायाम करना हो, समय के अनुसार कीजिए। कि जैसे कि अब पढ़ाई नज़दीक आ रही है, कोई पढ़ने बैठा सुबह 4 बजे और 10 बजे तब तक वह जगह से उठा नहीं, तो ऐसे से तबीयत खराब हो जाएगी। और कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह ये हर एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो उसका वह शरीर होता है। एक बार यदि शरीर या अंग जो है अवयव वह यदि कमज़ोर हो जाए या नष्ट हो जाए तो वो बाकी का कितना ही पैसा आए कुछ काम का नहीं होता। तो उसी प्रकार आप भी समय पर भोजन किया कीजिए। वो ना और उसी प्रकार मनोज जो है ना ही समय पर भोजन करता है और ना ही समय पर सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। यानी मनोज जो है रात में उसके जो साथी है उसके साथ ही कमरे में सो जाते हैं और मनोज जो है कमरा बंद करके पार्क में घूमने लगता है क्योंकि वो बेचैन है। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, यानी इस तरह स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। ठीक ढंग से नहीं सोओगे तो फिर सोचने की मुद्रा में मुरारीलाल कहते हैं, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। अपनी ओर से तो मैंने दूसरे के लिए कोई कहाँ तक अपनी जान न मालूम इस संकट से कब छुट्टी मिलेगी। यानी मुरारीलाल कहता है कि इस संकट से कब छुट्टी मिलेगी। अब तो मैं उनका भाग्य बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। चंद्रकला संदेह और उद्वेग से उसकी ओर देखती। फिर चंद्रकला मुरारीलाल अपने पिता की ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन यह संकट भी तो आपने सोए नहीं तो उस उनसे आपका कोई संबंध नहीं। यानी वो ये संकट नहीं तो उनसे कोई आपका कोई संबंध भी नहीं है। मुरारीलाल कहता है, कैसी बात कर रही हो, मैं क्या करता हूँ उसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। यानी मुरारीलाल कहता है, ऐसी बात तुम क्यों कर रही हो, ऐसी बात कैसी बात कर रही हो तुम? मैं क्या करता हूँ इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। चंद्रकला, मैंने कुछ कहा तो नहीं की। एंड चंद्रकला कहती कि मैंने कुछ कहा भी नहीं है तो आप भड़क गए हैं। मुरारीलाल हाथ हिलाकर यानी मुरारीलाल हाथ हिलाकर कहते हैं, चुप रहो। कहा क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं, यह तुम्हें कैसे मालूम? यानी वो मुरारीलाल कहता है कि अपनी बेटी चंद्रकला से, मेरा उससे कोई संबंध नहीं, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? फिर मेरे मित्र का लड़का है। यानी वह मनोज जो है मेरे मित्र का लड़का है, यानी दोस्ती का रिश्ता है। यह तो संबंध है, तो कोई रिश्ता नहीं है। तुम कैसे कर रही हो, कैसा यह बात कह रही हो कि कोई रिश्ता नहीं? मरने के समय उसने उसे मेरे गोद में डाल दिया था। यानी मनोज को मरते समय मनोज के पिता ने मुरारीलाल के गोद में दिया था। इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। यानी इसलिए मैं उससे उससे चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ यही रहेगा। यानी जब तक वह खुद के पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक मेरा कर्तव्य रहेगा, चिंता रहेगी। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करिए। यानी चंद्रकला कहती कि अच्छा आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था। मुरारीलाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको तो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। यानी मुरारीलाल कहता है कि यह जो क्षमा है तुम नहीं मांग रही हो, मैंने जो तुम्हें बीए तक अंग्रेजी पढ़ाई हुई है वह पढ़ाई आपकी माफ़ी मांग रही है, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब खिलता है, सिखलाता है। यानी वो कहता है कि जाओ अंदर, आजकल की शिक्षा के जो शब्द है वह शब्द खिलवाड़ करने की बहुत कुछ सिखाता है। फिर चंद्रकला जाती है, प्रस्थान होता है, नहीं जाती है। मुरारीलाल तस्करी से पान निकाल कर मुंह में डालते हैं, यानी वो पान खाने लगते हैं। फिर माहिर अली का प्रवेश होता है। माहिर अली आ गए, एक आदमी और साथ में है। यानी वह मुरारी नवाब राय की बात हो रही है यहाँ पर। तो वह कहते हैं कि माहिर अली आ रहे हैं, एक आदमी और साथ में है। मुरारीलाल जल्द से उठकर, यानी मुरारीलाल जल्द से कुर्सी पर उठता है। मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ। यानी वो कहता है कि मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर आओ। उन लोगों को यहाँ बैठकर फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ आ जाऊँगा। यानी उन लोगों पर यहाँ पर बैठकर मैं कुछ समय के पश्चात आऊँगा। यानी माहिर अली कहता है कि माहिर अली कहता है कि लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, तुम तो भीतर जा रहे हो। मुरारीलाल, भीतरी दरवाजे से, कोई बात नहीं, मैं तो फिर
आ ही जाऊंगा, यानी भीतरी दरवाजे की तरफ तुम जाना, मैं तो फिर आ ही जाऊंगा। इतना कहकर मुरारीलाल जाता है, प्रस्थान करता है। माहिर अली गोसवारे में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह का प्रवेश, यानी कौन कौन आ रहा है? भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह, इन दोनों का प्रवेश होता है और वह गोसवारे के पास जाकर माहिर अली खड़ा होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक हम रुकेंगे, इससे आगे जो भी है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।